नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है और अब पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान की ओर से दिए गए वोट जिहाद वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन की एक और पोल खुल गई है। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा गया है। इससे पता चलता है कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। अब तीसरे चरण के मतदान से पहले राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर मतदाताओं को मोबिलाइज करने का बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। देश के चुनाव में पाकिस्तान भी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के आणंद में एक चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तान का नाम लेते हुए कांग्रेस की घेराबंदी की। उन्होंने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान बेताब है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जब आतंकी हमले होते थे तो डोजियर सौंपे जाते थे और उनकी सरकार घर में घुसकर आतंकियों को मारती है। मोदी ने कहा कि कभी हाथ में बम रखने वाले अब आटा मांग रहे हैं, उनके हाथ में भीख का कटोरा है। पीएम ने कहा, आज जब भारत में कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दरअसल पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को समर्थन में बयान दिया है। चौधरी फवाद हुसैन की पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश दिखाए गए हैं, जिसका शीर्षक है राहुल ऑन फायर, जिसकी भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की, मोदी को हटाना है? या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए? उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान की ओर से दिए गए वोट जिहाद वाले बयान पर भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए खतरनाक बताते हुए कहा, इंडी गठबंधन की एक और पोल उसके एक नेता ने देश के सामने खोल दी। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए/एनआरसी में जेलों में बंद हैं। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में
वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। दरअसल बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बल पर चुनावी बैतरणी पार करने की जुगत में है। ऐसे मौके पर पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी का राहुल गांधी का समर्थन में बयान और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान का वोट जिहाद वाले बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। दोनों बयान बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को सूट भी करते हैं। ऐसे में तीसरे चरण के रण में पाकिस्तान और वोट जिहाद के खिलाफ आक्रमण तेज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। दोनों चरणों से पहले बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी और नास्तिक बताकर हमलावर थी। तो 2 चरणों के चुनाव में मंच से मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुसलमानों का मुद्दा छाया रहा। अब तीसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले राहुल को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, इस बात की चर्चा बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा मंचों से की जा रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार इसी बात को अब मंच से कर रहे हैं। तो वहीं वोट जिहाद का मुद्दा भी चुनावी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत रतन तिवारी जी। तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, संयोग देखिए आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी। देखो रेशु त्यागी जी, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं, अपने मित्र प्रदीप को भी मैं नमस्कार करता हूं। जी प्रणाम। देखिए, जब पाकिस्तान की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कठिन दौर से गुजरती होती है। आज इस देश का प्रधानमंत्री चिकन, मटन, मंगलसूत्र की बात करता हुआ पकड़ा गया और कल मैं देख रहा था पाकिस्तान तालिबान की बात कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि बिन बुलाए आप पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, पाकिस्तान से अपनी मां के लिए साड़ी लेते हैं और जब 2014 में आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पे बुला के बैठाते हैं। पहले उस पे आपको क्लियर करना चाहिए। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मंशा पूरे भारत की है और अगर पड़ोसी देश उन्हें मानते हैं कि राहुल गांधी जी एक काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, युवा हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का भला होगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप जी, तिवारी जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान भी चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है? नमस्ते आशु जी। रेशु जी। और सॉरी रेशु जी, क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं जी सर, क्षमा चाहूंगा। रेशु जी, देखिए क्या है कि जिस गंभीर विषय पे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इनके उत्तर से, कांग्रेस के व्यवहार से जो मनस्थिति बनी उसको देख के मैं अपने आप को कंट्रोल। रेशु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। आपकी आवाज मिल पा रही है प्रदीप जी? जी, एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इनके इस विचार को सुनते हुए हमारी क्या स्थिति हुई कि देखिए मन पे इतना बोझ पड़ा कि मैं आपका ठीक से नाम भी नहीं ले पाया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पूरा देश चाहता है।
देश से क्या तात्पर्य है? ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, जिसका मत होता है, जिसका बहुमत होता है, जिसको बहुसंख्यकों का समर्थन होता है, वो जो है सदन का नेता होता है और उस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनता है, केवल कह देने से नहीं। देखिए, आज हमें जो है 1947 के बाद से इतने वर्ष हो गए हमें आजाद हुए और 55 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। देश की प्रगति का जो स्पीड थी, जो गति थी, वो क्या रही और बीते 10 से 15 वर्षों में क्या गति रही है, 10 वर्षों में खास करके कहा जाए तो पाकिस्तान के किसी मंत्री का, जो कि एक घोषित भिखारी देश है, जो कि एक फेल्ड स्टेट है, अगर राजनीतिक शास्त्र के विषय में हम कहा जाए तो फेल्ड स्टेट है, आज वो कहीं पे भी जाता है तो बाहरी कर्जे से, बाहरी जकात से उनका काम चलता है। और वहां के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का ये कहना कि राहुल गांधी जी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जो है बहुत ही आवश्यक है, इस पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि इस देश के बंटवारे में कांग्रेस का साथ था और आज इतने वर्षों बाद भी जो है कांग्रेस इस देश का घात ही करना चाहती है। उनके नेता निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है जिसको देख करके ये कहा जा सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपके नाम को बदल दिया, लेकिन मेरा ऐसा कतिपय आशा नहीं था, लेकिन इनके विचारों को सुन करके, इनके साथ तर्क करने की स्थिति को देख करके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है। और आशु नाम भी बुरा नहीं है, आशु नाम भी बहुत अच्छा है। मेरे घर वालों ने मेरे भाई का नाम आशु रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम रेशु रखा है। हो जाती हैं चीजें जी। लेकिन क्या ऐसे बुरे दिन आ गए हैं हमारे इनके विचार से कि पाकिस्तान हमारा तारीफ करे तो हम उसको अफर्मेशन मानेंगे, हम ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये प्रदीप जी, यहाँ पर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मोदी को रोकना जरूरी है। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी का राहुल गांधी के समर्थन में बयान सभी को पता है, पर कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय इस तरह की बातों का क्या मतलब है? क्या चुनावी मुद्दे कम पड़ गए हैं बीजेपी के पास और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान? ये सूचना बीजेपी को कहां से प्राप्त हो जाती है? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बातों को जानने की भी कोई कला बीजेपी के पास है क्या, जो मंचों से वो देश की जनता को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं? देखिए, ये अगर गंभीरता से अगर कहा जाए तो कहा जाए क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ये देश की सुरक्षा से संबंधित मामला नहीं है? पाकिस्तान जो कि एक दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी है, पर दुश्मन मुल्क है, और वो हमारे यहाँ आतंकवादी, मैं आऊंगी तिवारी जी, आप ही के पास आऊंगी इसके बाद जी। जाना जाता रहा है। हेलो, आवाज आ रही है जी? आपको आवाज, हाँ जी आपको आवाज मिल रही है ना प्रदीप जी? जी मिल रही है। आपकी आवाज मिल रही है जी। मैं ये कह रहा था कि क्या अगर एक दुश्मन मुल्क का व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल के किसी एक नेता की तारीफ करे तो क्या उसको हल्के में लिया जाना चाहिए? क्या इनकी दोस्ती अगर गहरी है तो ये घुसपैठियों को भेजने में सहयोग नहीं करेंगे, ये नकली करेंसी चलाने में सहयोग नहीं करेंगे? पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वो काउंटरफिटेड नोट से भारत में भेजता रहा है। नोटबंदी के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि पाकिस्तान में वो धंधा करने वालों ने आत्महत्या तक कर ली। क्या ऐसे लोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जा करके देश को घात पहुंचाने में, कांग्रेस के शासन में भारत सरकार का एक वकील नियुक्त किया गया था जो कि पाकिस्तान का था, क्या दुनिया के और वकील नहीं मिले थे इनको, जो कि एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को आपने वकील बना लिया? क्या वो आपका घात नहीं करेगा? जिस तरह से हम राष्ट्र प्रेमी है, क्या उस देश के लोग अपने तिवारी जी आप ही के पास आ रही है उसके बाद जी। और उसके बाद आप हर समय ऐसा जो है भारत का नाश हो, भारत की स्थिति खराब हो, क्या पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा? जो कि आज आटे चावल दाल के लिए महंगा पड़ा है, जहाँ पे की लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ की सेना वहाँ का काम करती है। ठीक है प्रदीप जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी। जो बातें आपने कही हैं जरा उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं रतन तिवारी जी से भी। रतन तिवारी जी, अभी प्रदीप जी को आपने सुना और इसके साथ ही आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो उनकी अपनी कल्पना से रचित बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन सर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने जो बयान दिया वो तो सोच समझकर ही उन्होंने दिया होगा। मुसलमानों से वोट जिहाद करने के लिए वो सार्वजनिक रूप से मंच पर कह रही हैं, इस पर आप क्या सफाई देंगे? अब देखिए, पाकिस्तान का कौन सा व्यक्ति
क्या बोला क्या नहीं सुना मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रदीप जी को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब पठानकोट में जब आतंकी हमले हुए थे और भारत के लोग मारे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार थी, तो पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे जांच करने क्यों आई? जब पुलवामा में कई 100 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है, हमारे जवान जब शहीद हो जाते हैं, तो उस आरडीएक्स कैसे आया उसकी जांच क्यों नहीं हुई आज तक? और आपको बताऊं, उस आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा, वो मीडिया डोमेन में भी है। और नंबर 2, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश को यह बताए कि जब आतंकवादियों को कंधार छोड़ने लोग यहाँ से गए थे, उस समय भी किसकी सरकार थी? तो पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे चरित्र को, वो देश को न समझाए। लेकिन ऋषु जी, मैं आपको कंफर्म और क्लियर कह देता हूं कि प्रधानमंत्री हताश और निराश हैं। आप चलिए देख ठीक है लीजिए सर, ना, आपकी बातों को ही हमने बड़ा कर दिया। वो हताश हैं, वो पूरी तरीके से निराश हैं, लेकिन अभी मैंने आपसे सवाल किया ना सर, आप तो न हताश हैं न निराश हैं, फिर भी मारिया आलम मंच से क्यों बयान दे रही हैं? वो क्यों वोट जिहाद करने के लिए मुसलमानों से कह रही हैं? मैं तो कह रहा हूँ, देखिए वो उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, वो हमारी किसकी नेता पार्टी तो है सर? नहीं। तो किसकी भतीजी हैं सर? किसकी भतीजी हैं वो? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव तक वो मंच पर आकर बयान वो दे रहे हैं और बयान- आप कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है। नहीं, निजी मामला हो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री सर, किसकी नरेंद्र मोदी जनसभा में बैठे गई थी हुए वो हैं। संबोधित करने के एक लिए? किसके लिए प्रचार करने के लिए गई थी वो? हिंदूवाद के ठेकेदार बनते हैं। सर, वो किसके लिए प्रचार करने गई थी ये तो बता दीजिए ना। अब देखिए, अब वो किसके लिए प्रचार करे न करे, लेकिन किसी के अरे कहने सर, से आपके कुछ नहीं आपके होता। इंडी गठबंधन के नेता के लिए अगर प्रचार कर रही हैं, आपको वो भी नहीं पता है? वो किसके लिए बयान दे रही हैं, आपको ये भी नहीं पता है? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है नफरत का सर? माहौल पीछे बनाने तो का आप काम लोग भी किया नहीं जा है रहा ना सर, पीछे तो आप लोग भी नहीं है। आप सीधे सीधे मुसलमानों से वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि हम लोग इस देश में भाईचारा कायम करना चाहते हैं। जब इस आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने सर, आपने सरकार बयान चलाई, सुना था हमने क्या? कभी मारिया का हिंदू बयान मुसलमान सुना नहीं आपने? किया। सर परसों का ही है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बीत गए हैं। नहीं, और अगर ठीक आपने है ना, नहीं सुना हो किसी के तो बोलने सर, डिबेट से- जब खत्म हो जाएगी तो एक बार आप उस बयान को सुनिएगा जरूर। प्रदीप मैं सिंह जी, बिल्कुल सुनूंगा, लोकसभा बिल्कुल चुनाव सुनूंगा। 2024 में पहली बार वोटों का जिहाद सुनने में आया है। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि बहुत खामोशी के साथ एक होकर वोटों का जिहाद करो, जिससे इस संघी सरकार को भगा सकें। उन्होंने कहा कि आज उन्हें शर्म आ रही है जब ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। ऐसे मुसलमानों का तुरंत हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि इनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे आप ये बताइए। एक सेकंड सर, नहीं, प्रदीप जी आप से बात बताइए। करने दीजिए, सवाल उनसे नहीं, किया है मैंने। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा है, उस पद पे बैठा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ लेके चलना। लेकिन प्रधानमंत्री आज मुसलमानों की बात करता है, पाकिस्तान तालिबान की बात करता है। सर, उस मुद्दे को भी हम उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं मुद्दे की उठाया। बात नहीं, आप पहले हम तमाम ये मुद्दों को उठा रहे हैं, बताइए ठीक है सर, कि लेकिन ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, मुझे जवाब लेने दीजिए उनसे। आप प्रदीप सुन जी, ही नहीं रही हैं। रिशु जी, आप देखिए कि देश में मुद्दों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, तो सर आप महिलाओं लोग की क्यों बात नहीं होनी कर रहे चाहिए। हैं? मैं तो वही कह रही हूँ ना, मैं वही कह रही हूँ, मुद्दों की बातें क्यों नहीं हो रही हैं? सड़क की बात होनी चाहिए, पानी की बात होनी चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, वो बातें क्यों नहीं हो रही हैं? सर, यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। इस देश के भीतर चुनाव के समय में मछली की बात हो रही है। मैंने सर शुरू में ही कहा, रतन तिवारी जी, मैंने शुरू में ही कहा, इस देश के भीतर मछली की बात हो रही है चुनावों के समय में, मटन की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, वही तो मैं कह रही हूँ। 2024 पे कैसी बातें करता है? दौर कहां से कहां आ गए, आप बताइए। ठीक है सर, उनको जवाब देने दीजिए। प्रदीप जी। ऋषु जी, सबसे पहले आपके पहले वाले प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। आप देखिए, उसका आधार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, कौन किस पार्टी से और कौन किसकी रिश्तेदारी में है और किसकी विचारधारा क्या है। असल में हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमको बना तो दिया गया, 1975 के बाद एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन वो केवल शब्द जोड़ा गया, किसी को उस हिसाब से देखा नहीं गया।
आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि ये वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो जनता है जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में वो आती है वो उसका कभी मानसिक विकास हो ही नहीं। इसलिए उनको ऐसे मुद्दों पर भटका के रखो कि वो एकदम कठपुतली और रोबोट की तरह से आपके कहने पे काम करें। मौलाना साहब बोले तो वो करें, मौलाना साहब बोले तो वो ना करें। ये मानसिकता से ये लोग आज तक निकल नहीं पाए। ठीक है प्रदीप जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जरा मारिया ने क्या कहा था, रतन तिवारी जी शायद हो सकता है डिबेट के बाद भूल जाए, लेकिन एक बार मैं सुनवा देती हूँ आपको, सुन लीजिए आप भी ध्यान से। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए एनआरसी में जेलों में बंद हैं। अब कुछ कहेंगे रतन तिवारी जी? बिल्कुल कहेंगे, आप भाषण देख लीजिए ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया या जब से ये सरकार बनी है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ऋषु जी ये भी वीडियो चलवा दीजिए ना एक बार आपके चैनल पे, जब एक चुने हुए सांसद दानिश अली को सदन के अंदर कठुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहा जा रहा था और उस भाजपा के सांसद रमेश बुद्धूड़ी के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी वीडियो आपको चलाना चाहिए। किस प्रकार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को गाली दी जाती है, मुसलमानों को जेल में स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाता है। हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं और ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हमने चर्चा नहीं की हो। एक जात समुदाय पे खेल रहे हैं। लेकिन सर वोट जिहाद ये शब्द तो बिल्कुल, मतलब आप सोचिए ना कि चुनावों के समय में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आपको कहीं से भी लगता है कि उचित है? तकलीफ अगर किसी को भारत में हो रही है तो हिंदुओं को हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हो रही है तो हिंदुओं को हो रही है। ये सरकार सिर्फ हिंदुओं को बरगला रही है, धर्म के आधार पर लड़ा रही है, लेकिन आज हिंदुओं के घर में राशन नहीं है। इस देश के हिंदू आपको इतने मूर्ख दिखाई देते हैं, इस देश की जनता आपको इतनी मूर्ख दिखाई देती है कि उनको अगर कोई भी बरगलाएगा तो वो बहकावे में आ जाएंगे। सर बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहकाने का काम करते हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर एक हिंदू को धर्म के नाम पर बहकाने का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर जी, इस तथ्य की जांच तो इसी प्रकार से की जा सकती है कि वर्ष 2014 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस के 40 सीटें, उसके बाद जो चुनाव हुआ तो भी 50 का आंकड़े को ये पार नहीं कर पाए। तो देश की जनता, आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश नहीं छोड़ना चाहिए ना, हमको मानना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बहुसंख्यकों का इसमें मत होता है, तभी प्रधानमंत्री चुना जाता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम आप ही लोग करते हैं ना, और इनके अगर मतों को माने तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने मत दिया ही नहीं, पता नहीं किस मत से प्रधानमंत्री बन गए आदरणीय मोदी जी। तो जब लॉजिकलेस बातें होती हैं, जब आपकी बातों में लॉजिक नहीं रहता है, जब आप जनता को समझा नहीं पाते हैं, तो वही हाल होता है। एक बार 40 सीट, एक बार 44 सीट। इस बार देखिए हो सकता है 45 हो जाए, हो सकता है 39 हो जाए, इससे ज्यादा का नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर, कुछ चीजें जनता के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। जनता किसको दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दे ये तो जनता जनार्दन ही जानती है ना। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे ना हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, क्योंकि जनता के मन में क्या चल रहा है तो जनता ही तय कर सकती है। सर प्रदीप जी, निश्चित तौर पर जनता ही तय करती है और जनता अपना मन बना चुकी है, बना रही है, उसका प्रदर्शन हो रहा है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, उसके बाद इनकी स्थितियां क्या है, इनके वरिष्ठ नेता, इनके जो शीर्ष नेता हैं वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस चीजों का आश्रा ले रहे हैं और अड़ोस पड़ोस से क्या उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, सब देखने वाली बात है। माफी चाहूंगी रतन तिवारी जी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।